यह देखिए आकर्षक बिल्डिंग, इनका आर्किटेक्चर। ये बच्चों कोलोसियम है। यहाँ के स्कल्पचर्स को आप ध्यान से देखिए, मूर्तिकला को ध्यान से देखिए। चर्च है, ये यहाँ के म्यूजियम है। और यह चित्रकारी माने पेंटिंग्स को आप ध्यान से देखिए, है ना बच्चों, बहुत अच्छा। बच्चों यह सब पुनर्जागरण का प्रभाव है। भले ही आप कला के प्रशंसक हैं या नहीं, मगर अगर आपने पुनर्जागरण काल के बारे में सुना है तो यह सब मानकों को देखकर आपका विश्वास पुनर्जागरण के हर एक चित्रकला पर और उसकी आर्किटेक्चर पर और उसके साथ उसकी मूर्तिकला पर जरूर जाएगा। यह प्रमुख कला युगों में से एक थी। दुनिया के कुछ सबसे बड़े या नामी कलाकारों और चित्रों के साथ इस ऐतिहासिक समय का निर्माण किया गया था। और इसको समझने के लिए, मतलब पुनर्जागरण को समझने के लिए, हमें पहले इसका मतलब समझना होगा कि पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। पुनर्जागरण, जिसे इंग्लिश में रेनेसां कहते हैं, का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक प्रगति हुई उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए, नए अनुसंधान किए गए, ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके खोजे गए। और इसके साथ जो पहले का परलोकवाद या धर्मवाद का विचार था, उसके स्थान पर मानवतावाद के विचार को प्रतिष्ठित किया गया। प्रत्येक क्षेत्र में मतलब नवीन दृष्टिकोण, आदर्श और आशा का संचार हुआ। साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय, समाज, राजनीति, हर तरह से धर्म का प्रभाव जो था वो समाप्त किया गया। और इस प्रकार पुनर्जागरण एक नई चेतना लेकर आया। यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ कब माना जाता है बच्चों? माना जाता है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। इस काल के बाद यूरोप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें अभी हम करने जा रहे हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे। चलिए देखते हैं कि क्या कारण थे। पुनर्जागरण का मतलब रेनेसां का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। व्यापारी वर्ग ने चिंतकों, विचारकों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों को प्रशस्त किया। अरबों का साम्राज्य स्पेन और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। वे अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ ज्ञान विज्ञान को बहुत फैला रहे थे और अरबों से संपर्क में आने के कारण पश्चिम वालों को भी उनकी संस्कृति से और उनके किए गए कामों से लाभ हुआ। अरबों से प्राप्त ज्ञान को आधार मानकर यूरोप के विद्वानों ने अरस्तु के अध्ययन पर जोर दिया। बच्चों आप सोच सकते हैं ना, आपको याद होगा आपने अरस्तु के बारे में तीसरे अध्याय में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, जहां पर हम ग्रीक फिलोसोफर्स की बात करते हैं। और तो सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसी तरह से अरबों ने उस ज्ञान को वापस प्रामाणिकता प्रदान की। और पुनर्जागरण मतलब रेनेसां को आगे बढ़ाने में कागज और मुद्रण कला मतलब प्रिंटिंग का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तकें जनसाधारण की भाषा में लिखी जाती थी, जिससे ज्ञान विज्ञान का लाभ जो था वो साधारण लोगों तक पहुंच पाया। 13वीं और 14वीं शताब्दी में विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को वापस मतलब पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और इनमें दांते, पेट्रार्क और बेकन के नाम जो हैं वो काफी उल्लेखनीय हैं। बच्चों मानवतावाद आप समझते हैं ना, मानवतावाद। मानवतावाद का विकास हुआ और मानवतावादियों ने चर्च और पादरियों के कट्टरपन की आलोचना की। इसके साथ साथ मैं मान रही हूँ कि आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि पुनर्जागरण का जन्म स्थल मतलब पुनर्जागरण इटली में क्यों शुरू हुआ। पुनर्जागरण की नवीन विचारधारा का प्रारंभ जो हुआ वो इटली से हुआ। इटली में पुनर्जागरण के प्रारंभ होने के बहुत सारे कारण थे। आप सोच सकते हैं क्या कारण हुए होंगे। इटली की भौगोलिक स्थिति भूमध्य सागरीय देशों में सबसे अनुकूल स्थिति थी, जिससे अरब और एशिया के व्यापारियों द्वारा लाया गया माल अधिकांश इटली में ही बिकता था। इस विदेशी व्यापार से इटली में एक समृद्ध
मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इटली विदेशी व्यापारियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होने से नेपल्स, फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस जैसे समृद्ध नगरों की स्थापना हुई, जिससे इन नगरों में रहने वाले लोगों के रहन सहन, खान पान, सभ्यता और संस्कृति में काफ़ी बदलाव आया, जिसे हम पुनर्जागरण की प्रेरणा कह सकते हैं या मान सकते हैं। इटली व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के कारण समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय, मैं जैसे अभी आपको बताया कि हुआ, तो यह व्यापारी वर्ग इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने सामंतों और पोप की भी परवाह नहीं की और मान्यताओं को नहीं माना। इससे इटली में पुनर्जागरण की नवीन प्रवृत्ति का संचार हुआ। बच्चों, इटली के व्यापारी एशिया के विभिन्न देशों में व्यापार के लिए जाते थे। एशिया के लोगों के रहन सहन, धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति की समृद्धता ने उन्हें आकर्षित किया। इटली के नगरों में मौजूद प्राचीन सभ्यता के बहुत से स्मारक अभी भी लोगों को गत वैभव की याद दिलाते हैं। तुर्कों के अधिकार हो जाने के कारण यूनानी विद्वान, कलाकार और व्यापारी इटली आकर बस गए थे। यह विद्वान अपने साथ प्राचीन यूनानी साहित्य को भी साथ लेकर आए थे, तो इनमें निहित ज्ञान ने यूरोप को और भी जागृत किया। इसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी हुई, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की। सो आर्थिक समृद्धि के कारण शिक्षा के नए स्वरूप की आवश्यकता हुई। इसमें भौगोलिक ज्ञान मतलब ज्योग्राफी, विज्ञान मतलब साइंस, मानवतावाद और तर्क युक्त विषयों को स्थान दिया गया। ऐसी शिक्षा ने इटली में पुनर्जागरण का आधार बना दिया। चलिए देखते हैं कि अब इस पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं थी। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता थी स्वतंत्र चिंतन। मतलब आप अगर कोई विचार कर रहे हैं और आपको अगर ऐसा विचार आ रहा है तो आपके ऊपर किसी भी तरह का बंधन नहीं है। पुनर्जागरण की दूसरी विशेषता मनुष्य को अंधविश्वासों, रूढ़िवादी और चर्च द्वारा बंधनों से छुटकारा दिलाकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना। इसकी तीसरी विशेषता, मध्य युग में चर्च ने लोगों को उपदेश दिया था कि इस संसार में जन्म लेना घोर पाप है। मतलब तपस्या यानी निर्वृति मार्ग को अपनाकर मनुष्य को इस पाप से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। पुनर्जागरण ने पारलौकिक कल्पना के स्थान पर यथार्थवादी मतलब रियलिज्म, संसार की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। पुनर्जागरण ने लोगों की बोलचाल की भाषा को गरिमा एवं सम्मान दिया, जिससे विचारों व सुगमता के साथ अभिव्यक्त करना लोगों के लिए आसान हो गया। अपने विचारों को व्यक्त करना कितना आसान होता है अगर हमें अपनी ही भाषा में बोलना हो। इसके साथ साथ चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण की भी कुछ विशेषताएं थी, जैसे यथार्थ का चिंतन, वास्तविक सौंदर्य का आंकलन, काल्पनिक दिव्य स्वरूपों के स्थान पर मानवीय स्वरूपों का चित्रण मतलब मानव को चित्रित करना। इसके साथ साथ अनुभव एवं प्रयोग के द्वारा सत्य की पहचान करना। इस पद्धति के मुख्य सूत्र थे निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण। मतलब उसको एक साइंटिफिक टेम्पर दे दिया गया, जिसमें रिसर्च के साथ साथ एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन को भी स्थान दिया गया। पुनर्जागरण काल में कला, विज्ञान और साहित्य का आधार अब धर्म नहीं था, बल्कि मानवतावादी विचारधारा थी।